Dr. Monica for inviting and conducting this session. So सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून. सो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करने का मौका मिल रहा है. एज डॉक्टर मोनिका सेड, ये जो पैनल डिस्कशन है बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से निपटने के लिए कौन कौन सी रणनीतियाँ हैं और उसमें कम्युनिटी का और परिवार का क्या रोल हो सकता है, किस तरीके से सहयोग मिल सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. जैसा कि हमें पता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवांशिक रोग है जिसमें मांसपेशियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे इसका डिजनरेशन होता है. तो ये ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मरीज के परिवार को, देखभाल करने वालों को और पूरे समुदाय को प्रभावित करती है. जैसा कि हम जानते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति हो रही है और अभी बहुत सारी थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, मगर इसके लिए साइकोसोशल और फंक्शनल चैलेंजेस भी होते हैं जो कि अभी बहुत मात्रा में मौजूद है. और ये सारी समस्याएं जब हम एक दूर दराज वाले क्षेत्र में जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे सुविधाओं का अभाव है, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड केयर नहीं है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज नहीं है, तो वहाँ पर कम्युनिटी का और परिवार का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो आज इस सत्र का उद्देश्य यह है कि जैसे कि अपने पिछले सत्र में देखा कि क्लिनिकल हेल्प से हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी तरीके से अपने परिवार को हेल्प करने वालों को और समुदाय के हेल्प से हम किस तरीके से इस डिजीज़ के बर्नआउट को कम कर सकते हैं और किस तरीके से हम टेलीमेडिसिन और डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं. तो हमारे पैनल डिस्कशन में जो लोग आ रहे हैं अभी, वो बहुत ही अनुभवी क्लिनिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं और पब्लिक हेल्थ लीडर्स हैं जो कि क्लिनिकल केयर, फिजिकल रिहेबिलिटेशन और कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस में काम करते हैं. तो उनके हेल्प से हमें इसमें समझने को मदद मिलेगी कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि अभी जहाँ पर गैप है उनको सॉल्व करने में हमें सहायता मिलेगी. तो विद दिस बैकग्राउंड आई इनवाइट माय चेयर फॉर दिस सेशन, Dr. Alok Bhattacharya. Alok Bhattacharya, sir, is professor of biology in Ashoka University. Sir gave a lecture in the morning, also very impressive lecture, and he has conducted his studies from IIT Kanpur. And later he done his studies from Harvard Medical School, USA. And he is almost 40-year experience in this field, and he has an infectious interest in infectious disease, biology of parasite pathogens, bioinformatics and genomics. He has more than 200 research publications. He is working in rare genetic disorders, and he has been got many of the award which Dr. Monica told in the morning. So with this all brief background, we have a great distinguished scientist, researcher, clinicians from Ashoka University, Dr. Ashok Bhattacharya. Please welcome him. Thank you, sir, for joining our panel. So now we have our 5 experts. So I request sir to please introduce them and also give a brief opinion about the session. And thank you very much for organizing this session, which is a very very important session for मैंने बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग सब ये करें. मेरा तो मैं नॉट ओनली साइंटिस्ट हूँ बट मैं ऑल्सो पेरेंट हूँ ऑफ one. My daughter suffers from GERD myopathy and has been diagnosed about almost 13-14 years back. So मुझे समझ है क्या प्रॉब्लम्स होती है एंड डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम है. वो फैमिली कहाँ जाता है, क्या नहीं जाता, इसके बारे में हमें रियली सोचना चाहिए कि फैमिली को ऊपर क्या गुजर रहा है. और हम जिस डिजीज़ के ऊपर देख रहे हैं वो एडल्ट ऑनसेट है, वो 20 साल के बाद वो होता है. उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम आ जाते हैं. वहाँ पर कोई शादीशुदा है, डिजीज़ डायग्नोस हुआ, आफ्टर शादी हो गई, एक लड़की है उसकी शादी हो गई, इसका वो हो गया. द फैमिली जो है, इन लॉज, दिस दैट, दे लुक एट और डिफरेंट तरह से. बच्चों को एक तो रोती है, कहती है मैं अपना बच्चों को गोदी में नहीं लेने पाती. आई मीन दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो होती हैं मुझे, पर हमने काफ़ी किया है. मेरे जो डॉटर है, शी इज़ अ लॉयर, शी टीचेस लॉ. फॉर्चुनेटली एडल्ट ऑनसेट होने के नाते, अनलाइक जो बच्चों में होता है,
शी could study, वो पढ़ पाई, finished all her education, PhD तक किया उसने लॉ में, फिर जाके वो पढ़ाती है तो बैठ बैठ के वो अपना काम कर सकती है। बाकी काफ़ी लोग जो इधर उधर काम करते हैं, भाग दौड़ का काम, उनके लिए काम कर रहे हैं, but all of a sudden disease बढ़ता गया and they had to leave their job. The employment opportunities भी एक चीज़ है, फैमिली सपोर्ट कैसे चाहिए, बट हमने ये भी देखा है कि फैमिली, जब हम कहते हैं कि सब चलो सब मिलके कुछ करें, तो एटलीस्ट हमारे डिजीज़ में वी फाइंड दैट 10% आगे आते हैं, 90% नहीं आते। हमारे जीनी मायोपैथी में एक कुछ पेशेंट ऐसे हैं, दे कैन सपोर्ट पूरा ड्रग डेवलपमेंट, दे हैव, देयर फैमिली हैव सो मच मनी, बट एक पैसा भी नहीं देंगे, वो होप कर रहे हैं कि कोई और करेगा, वो आएगा एंड देंगे। एंड दिस इज समथिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल है, उसको गेम थ्योरी बोलते हैं, उसके इनफैक्ट ऐसे टोटली डिफरेंट स्टोरी। एनीवे, वी लुक इनटू दिस सेशन, ये सब चीज़ें, एंड वी हैव बहुत ही अच्छे पैनलिस्ट हैं हमारे पास, जिन्होंने काफ़ी साल से इनका एक्सपीरियंस है। सो आई विल इनवाइट देम हियर। डॉक्टर G.N. Sanjeeva, he is the Associate Professor Pediatrics at Indira Gandhi Institute of Child Care, Bangalore. He has a very large experience, काफ़ी साल से experience है इनका, and childhood diseases, infectious diseases, etc. And he has published a large number of papers. Everybody here who has published a large number of papers has done many work on Noonan syndrome, TB treatment, HIV infected people, and he does teaching as well as research, outreach program, etc. Dr. Sanjeeva. Then our second distinguished panelist is Dr. Sameer Bhatia. He is from Institute of Medical Genetics and Genomics at Ganganaram Hospital. As you know that this is a pioneering center, and he is one of the distinguished member of that group. A senior pediatrician, over 15 years experience, and he has degrees in medical genetics and pediatrics. Okay, and he's also certified in cancer genetics, immuno-oncology, precision medicine from Harvard Medical School. We have same organization that both of us have worked on. Dr. Bhatia, clinical interest is autism, intellectual disability, something हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, rare genetic syndromes and family I can say. Intellectual disability, disability, as a teacher I see it actually. This is something हम देखते नहीं हैं, but classroom में दिख जाते हैं, and उन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, टोटली डिफरेंट बॉल गेम। Then we have Dr. Gautam Kavina. He is a senior research associate in child neurology, division of Department of Pediatrics at AIIMS, New Delhi. Completed MD from PGI Chandigarh, then all other degrees from AIIMS, New Delhi. His clinical research experience across epilepsy, neuromuscular disorder, and neurodevelopmental disorder. And he has more lot of publication, etc. Dr. Kamila, please. Then Dr. Vaibhav Bhandari. As a personal invitation, welcome Vaibhav. Maybe sit down. ऊपर आ जाओ। So Vaibhav has GNE myopathy, and he is the only patient that we have. He is a legal expert, law expert, disability, human rights. He is doing quite a bit on this. He is a national awardee from the President of India. He has got
So he has done a lot of work on various rights of disability people, rights of them. Now he is working hard to, as you, I may not have mentioned in my lecture, but gene myopathy is not included in the disease list, and COEs are not doing it. Our organization also trying to include it in among the list for the COEs. And now that, as I mentioned, that therapy to aane wale hain, almost aa hi gaye hain, some people are already getting it. So it should be included in it. He is working very hard on that, and he is trying his best to do this. He is from Rajasthan. He's come a long way, and let's welcome. His presence will be really important. And Mr. Murli Chetapalli, we have already heard of the work that Bharat MD Foundation is doing. He is again a parent of a patient, and basically he is a software engineer, a social entrepreneur, and working very, very hard to work on it. We have met in so many meetings together. He is one of those parents who is relentlessly working towards finding cure for this thing, pushing the awareness campaign, etc. I welcome all the panelists. Now, thank you, sir, for introducing our. As you can see, our panelists are having mix of clinicians, researchers, community, and those who are from the. They can himself understand the difficulty. तो इन्हीं सब के साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्लिनिक्स और हॉस्पिटल के अलावा हमारी कम्युनिटी और परिवार कैसे सहयोग कर सकता है इसके अंदर. और मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो हिंदी में जवाब दीजिएगा, क्योंकि शायद डॉक्टर से ज़्यादा परिवार और समाज को समझने की ज़रूरत है कि क्या हम कर सकते हैं. दूसरा, हमारा टाइम 2-2 मिनट दिया है इन्होंने, थोड़ा सा हम ज़्यादा करेंगे इसको, मगर फिर भी इसको हम लिमिट रखने की कोशिश करेंगे. और आलोक सर ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट उनके लिए भी हमारे पास एक टास्क है कि लास्ट में वो इस सेशन को कंक्लूड करेंगे जो भी हमारा डिस्कशन होगा. सो वी विल स्टार्ट, आई विल गो देयर एंड विल स्टार्ट द सेशन. So with the permission of chair, we are starting our first session. So Dr. Sanjeev GN, जो कि हम साथ में 5 साल से काम कर रहे हैं HIV के अंदर, बहुत पुराना रिलेशन है. ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. सो हार्ड वर्किंग लोगों के लिए हार्ड क्वेश्चन ही होता है. सो सर के लिए क्वेश्चन है कि जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर टेलीमेडिसिन अभी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर सकती है. Thank you, Dr. Sumit. I think telemedicine is something which is very helpful for care of any chronic disease basically. Acute disease में उतना ज़्यादा उसका शायद रोल नहीं है, मगर chronic disease में definitely there is it plays a very important role. And thanks to COVID, which has helped us in exploring the role of telemedicine in providing a comprehensive care. Sorry, my Hindi, I'm very poor in Hindi. I'm from South, so I'm not very, I'm comfortable in English. So, when it comes to muscular dystrophy, what telemedicine can offer and what are the challenges? Especially in a setting like India where resources are very limited and the geographical area to be covered is very vast and remote. So in this context, telemedicine plays a very important role. So the first and foremost is it will bring the specialist at the door of the needy patients. So you can have teleconsultation, you can have hello? Yeah. Can you hear me? Yeah.
we can have follow-up and monitoring visits without need of going to a specialist. And since the people with muscular dystrophies has got issues with mobility, traveling, so this will definitely one of the add-on to the existing services. And the next another area of telemedicine where it can help the care of patients with muscular dystrophy is developing a home-based rehabilitation program. So where you can monitor the patients and you can modify the whatever the physiotherapy or occupational therapy required. So that can be done through telemedicine. And what we are doing is in hybrid mode. Again, it is possible because of telemedicine. We had some people join online, some people are here. So this type of thing which can help us in building the capacity of the healthcare providers. One of the most important lacunae or the problem with the current scenario is lack of experts. So that can be filled up by using telemedicine, by developing the capacity of various healthcare workers. And also for early identification and triage, this will help. And there are some challenges here. The challenge is most of us are digitally illiterate, are accessible to the internet and devices. So, but thanks to the smartphone, this is now become not a big challenge. And culturally, we are used to meeting doctors face to face, and we are more comfortable with that approach. Here, that building the trust and developing that connect through the telemedicine is the biggest challenge. For that, I think basically we need to probably what we can do is we can have initial consultation face to face and follow up can be through the telemedicine. And currently we are using telemedicine in our consultation, and it's been after this COVID scenario, and that has been very successful. Nearly 30% of our consultation happens through telemedicine, even from a remote villages also. And the people who are not very well versed digitally also, they are using that. So there are barriers, but it needs an education and probably involvement of both the patients as well as the doctors to take this forward. Thank you. थैंक यू डॉक्टर संजीवा. सो सर ने बेसिकली ये बताया कि जो ये बीमारी है इसके अंदर आप डायग्नोसिस बड़े सेंटर से कर सकते हैं और उसके बाद का जो भी फॉलोअप होता है उसके लिए आप टेलीमेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं. उसको असेस करना है तो हम कैसे असेस करें और उसको स्केल अप कैसे किया जाए? ओवर टू यू सर. Yeah, I mean, building a system of care beyond the hospital walls is the primary goal of these community-based services. And for any service or any program, you need to monitor it, evaluate it, and fine-tune that to make it more effective. So to measure the effectiveness of community-based program, we need to develop indicators, and these indicators should be of clinical and functional indicators like quality of life and what are the rate of progression of the disease. So these type of indicators can be included under clinical and functional. And then access and utilization. For that we can have geographical areas covered under the program, or the number of patients enrolled and retained in the program. And we should also have some of the indicators based on the psychosocial parameters. For example, one of the untouched area in this whole program is the mental health of the family. Nobody talks about that. We talk about the patient and new research, treatment, policies, but nobody talks about the mental health of the whole family. Unless you take care of that mental health, whatever the services you give will be incomplete. So we should have some of the indicators based on that, and then some of the programmatic indicators like training and patient support group. So these indicators can be used to evaluate the effectiveness of the whatever the program we are developing. Now to scale up this, very important to scale this program to reach the last person who is standing in the queue. So for that, probably we can integrate the program into the existing system.
So whatever the Rashtriya Bala RBSK program is there and NHM programs, so we need to integrate that with that, or even district disability clinics are there. We need to integrate with that, and some of the things like we can do the task shifting and training of these ANMs and ASHA workers for early identification, and use of technology, as I said, telemedicine and other, maybe a phone-based apps or something like that, and PPP model to use private people to come and involve in that, and policy support from the government. The goal of this community-based program is to create a resilient support ecosystem to empower and connect and support the patients in need. Thank you. थैंक यू डॉक्टर संजीवा। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बोला पेशेंट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कि हम उसके बारे में चर्चा नहीं करते। तो हमारे साथ में डॉक्टर समीर भाटिया हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके अंदर, और सर इज़ इंचार्ज ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोमिक सेंटर इन सर गंगाराम। सो सर से मैं पूछना चाहूँगा कि जेनेटिक काउंसलिंग जो होती है इसका क्या उपयोग हो सकता है और किस तरीके से फैमिली इमोशनली उनको हेल्प कर सकती है और प्रैक्टिकली उसके लिए उनके लिए यूज़फुल हो सकती है, पर्टिकुलरली जेनेटिक डिसऑर्डर एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओवर टू यू सर। जी नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स का। मैं प्रोफेसर IC वर्मा सर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स सर गंगाराम हॉस्पिटल से हूँ, और डॉक्टर संजीवा का आंसर को ही आगे कंटिन्यू करते हुए जेनेटिक काउंसलिंग का रोल क्या होता है। जेनेटिक काउंसलिंग तो सिंपल शब्दों में कहें समझाना कि ये क्या डिसऑर्डर है और आगे क्या करना है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कुछ बदलता नहीं है। समझने से क्या होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि समझने से बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा डिसऑर्डर पेशेंट को और उसकी फैमिली के सामने सबसे पहली बार आता है तो ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है कि पूरा फैमिली 5 स्टेजेस से गुजरता है: शॉक, डिनायल, एंगर, गिल्ट और एक्सेप्टेंस। ये स्टेजेस को जानना परिवार के लिए भी ज़रूरी है। शॉक मतलब जैसे ही पता चलता है कि बच्चे को कोई मेजर डिसऑर्डर है, DMD है या कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, जैसे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। फिर आता है डिनाइल। हमेशा लगता है ये तो गलत है, ये तो झूठ है, क्योंकि हमारे परिवार में है नहीं ऐसा, ये रिपोर्ट गलत है, ये डॉक्टर गलत है। तो आप 1 बार टेस्ट कराते हो, 2 बार टेस्ट कराते हो, 4 हॉस्पिटल बदलते हो, फिर धीरे धीरे आपको पता चलता है नहीं ये जेनेटिक डिसऑर्डर तो है। इसके बाद आता है एंगर, गुस्सा आता है सब पे, किसने मेरे को ठीक से गाइड नहीं किया, पहला मेरा टेस्ट नहीं कराया, मैं तो पहले भी कह रहा था। और उसके बाद आता है कि गिल्ट, या किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया। ये बहुत से फेजेस सभी फैमिलीज गुजरते हैं। फिर आता है गिल्ट कि ये मेरी गलती से हुआ है, जेनेटिक है। अगर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो मदर पे ज़्यादा आता है, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो दोनों पेरेंट्स पे आता है। लेकिन ये सब फेजेस से गुजरने के बाद आती है स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस कि ये दरअसल आपकी कोई गलती नहीं है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते थे, अगर फैमिली में आपको पहले नहीं पता था तो आपकी गलती नहीं है। ये जानना समझना पेरेंट्स और फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस स्टेज पे आते हो तो एक्चुअली आप पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करते हो। तो ये नेगेटिव कर्व आता है, जितना ये छोटा और जल्दी ख़त्म हो जाए वो अच्छा रहता है। वहाँ जेनेटिक काउंसलिंग आपको हेल्प करता है कि आपकी गलती नहीं है ये, तो आप इस पर पॉजिटिव मूव करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए डायग्नोसिस को और आगे करना क्या है। दूसरा पार्ट होता है कि जेनेटिक्स क्या होता है, वो आप सब लोग ऑलरेडी गूगल पढ़ के आ जाते हैं, तो ठीक है हमारा भी काम आसान होता है कि क्रोमोसोम होते हैं, जीन्स होते हैं, डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, लेकिन वो समझने में हेल्प ज़रूर करता है कॉन्सेप्ट्स। और ऑफ कोर्स अगर फैमिली में आगे आप चाहते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर और किसी को ना हो तो उसके लिए आज सब जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है, तो वो टेस्टिंग भी जेनेटिक काउंसलिंग के जरिए यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू सर, बड़े आसान शब्दों में आपने समझाया और अपने एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बोला बच्चों से संबंधित। सो बच्चों से संबंधित ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर जो हमारे स्कूल्स होते हैं या वर्क प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बच्चे सबसे पहले जाते हैं या क्रैच जाते हैं या फिर डे केयर्स जाते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे मोर अकोमोडेटिव हो सकता है जो इस सिचुएशन में है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जी, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा। मेरे अपने साथ गुजरी साल 2000 में मैं पीडियाट्रिक का अपना ट्रेनिंग कर रहा था, MD पूना में। तो मेरी नया शादी हुआ था, वाइफ स्कूल में टीचिंग करते थे, तो 4-6 महीने हो गया था। तो एक दिन वो बहुत एक्साइटेड थी कि आज पहली बार फाइनल पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो मैं जाऊंगी कि पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स ने क्या बोला मेरे बारे में। शाम को आई तो थोड़ी उदास थी,
तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला एक बच्चा था हमारा स्कूल में 6th क्लास में, बहुत अच्छा था, लेकिन वो मसल वीकनेस था उसको, व्हील चेयर पे आता था। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, पास नहीं हुआ? कहते नहीं नहीं, उसके बहुत अच्छे नंबर आए। मैंने फिर उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं उसको स्कूल छुड़वा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल है 3 मंजिला और 6th क्लास तक ही ग्राउंड फ्लोर पे है, 7th 8th 9th 10th ऊपर 1st और 2nd फ्लोर पे है। 2000 साल चल रहा था तो लिफ्ट वगैरह इतना नहीं था, तो स्कूल ने मना कर दिया कि वो क्लासेस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल का रूल है कि छोटी क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे होंगी और बड़ी क्लासेस ऊपर होंगी। तो हम उसमें कुछ कर नहीं पाए उस समय। बाय चांस कुछ दिन बाद मैं उसको लेने गया लंच के दौरान, तो क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर था, आर्मी यूनिफॉर्म में था, तो उन्होंने सीधा बोला सर आप टीचर्स रूम में आ जाइए। मैं उनकी एक टीचर का हस्बैंड था, तो प्रिंसिपल से मुलाकात हो गई। तो एज ए टीचर और एज ए डॉक्टर मैंने उनको बोला कि भाई क्या हुआ था, वो बच्चे को शायद डीएमडी होगा, क्योंकि लगभग वो स्टेज चल रहा था, तो आपने उसको क्यों नहीं आगे कंटिन्यू करने दिया? तो बोले डॉक्टर साहब हमारा छोटा सा स्कूल है, उस बच्चे को मेडिकल इलनेस है, फिर पिछले साल उसको एक फ्रैक्चर हो गया था, और बोले हार्ट का भी चेकअप करना पड़ता है, हमें डर लगता है हमारे स्कूल में कहीं कुछ हो ना जाए उसको। तो मैंने उन प्रिंसिपल से ज़रूर बात किया कि ऐसा कोई घबराने का बात नहीं है, हम मेडिकल सर्टिफिकेट दे देंगे कि बच्चा स्कूल में आगे कंटिन्यू कर सकता है। मुझे नहीं लगता था मेरी इस बात का कुछ असर होगा, और हुआ भी नहीं। लेकिन लगभग 2 महीने बाद जब समर वेकेशन के बाद स्कूल खुला, तो मेरी वाइफ बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो बच्चा वापस स्कूल में आ गया था, और वो सबको कह रहा था कि आर्मी के डॉक्टर साहब ने सिफारिश की है तो मेरा हुआ है स्कूल। तो वैसे मैं सिफारिश करता नहीं था, लेकिन वो दिन से 25 साल तक इस मामले में मैंने हमेशा सिफारिश की है, चाहे स्कूल टीचर्स को बताना हो या प्रिंसिपल को बताना हो कि बच्चे को अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। तो इस विषय में हम और भी थोड़ा सा काम करते हैं। थोड़ा वेबसाइट दिखाइएगा। तो हमने एक डीएमडी पे हम जीन थेरेपी डेवलपमेंट, जैसे आपने सुना डॉक्टर घोष भी डेवलप कर रहे हैं, और गंगाराम हॉस्पिटल के साथ हमारा आईआईटी कानपुर के साथ भी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, तो वो तो डेवलप करते हैं जीन थेरेपी, हम क्लिनिकल काम करते हैं हॉस्पिटल में। तो हमने एक वेबसाइट बनाया है और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, और मेन अभी मैं चाहता हूँ इसमें हम सोशल और पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि सब पेरेंट्स को सिस्टम सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है कि अब आगे घर में क्या मॉडिफिकेशन करने हैं, स्कूल में क्या बताना है, क्या चिट्ठी लिखनी है। और वैभव से भी मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत जानकार इंसान है, बहुत लॉ का गवर्नमेंट का इसको बहुत इनको इन्फॉर्मेशन है, इनकी इन्फॉर्मेशन हम अपनी साइट पे शेयर करें, जिससे कि सब पेरेंट्स को एक जगह पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो उनके काम की हो, उनके परिवार के यूटिलिटी की हो। थैंक यू। थैंक यू सर गाइडेंस करने के लिए और ये साइट बताने के लिए, और आपने जो आप हेल्प कर रहे हैं इतने सालों से। आप इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा कि जैसे उस स्कूल में लिफ्ट नहीं थी, और पहले पीएमआर वाली जो एम से मैडम थी वो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रही थी कि किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं। तो हम डॉक्टर गौतम से जानना चाहेंगे कि फिजिकल थेरेपी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकती है इसके अंदर। ओवर टू यू डॉक्टर। थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। सो ऑलरेडी डॉक्टर अनुराधा ने सारे डिवाइसेस के बारे में और सारे टेक्निक्स के बारे में बता दिया है, तो आई वुड नॉट गो इनटू वो डिटेल्स में। पर मेन चीज़ जो पेरेंट्स के लिए जानना सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहला नीव ट्रीटमेंट का जो है वो फिजियोथेरेपी है, तो मेडिसिन उसके बाद आती हैं। तो अगर आपका बच्चे का फंक्शनल स्टेटस, फंक्शनल रिकवरी, फंक्शनल एबिलिटी को आप प्रिजर्व नहीं करेंगे तो मेडिसिन का अच्छा असर ना दिख पाए। तो जो टेक्निक्स मैडम ने बताई हैं और आपको काफ़ी पता भी होंगे, तो उन टेक्निक्स को आपको फॉलो करना चाहिए नियमित रूप से। उसके बाद आता है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, जो कि एक एड ऑन चीज़ है। थेरेपीज़ और मेडिसिन लेने के बाद उस आपके बच्चे की ज़िंदगी को और आसान करती है ये असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़। सो उन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ में पहले तो आपको जानकारी लेना चाहिए आपके ट्रीटिंग जो डॉक्टर्स हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सभी से। आप अपने जो पेरेंट ग्रुप्स हैं, एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, उनसे